अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। जैसा कि इससे पहले टॉपिक स्पेक्ट्रोमेट्री में हमने स्टडी किया कि हमारे पास अगर कोई एक सैंपल है एलिमेंट का, तो उसमें एक से ज़्यादा टाइप्स के एटम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है बट एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है। उनको हम आइसोटोप्स का नाम दे रहे थे। ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे एवरेज एटॉमिक मास की, कि जब हम किसी भी चीज़ का, किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास लेते हैं तो आया कि वो किसी एक आइसोटोप का एलिमेंट होता है या वो मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स का जो है वो मास होता है। ठीक है। तो यही चीज़ वो बता रहा, कहता है हमारे पास जो एवरेज होता है वो बेसिकली हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है, उसके दो आइसोटोप्स हैं, तो उन दो आइसोटोप्स का जो मिक्सचर है, ठीक है, और उन दोनों का जो एटॉमिक मास होगा उनका हम एवरेज लेंगे और जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसे हम कहेंगे कि एवरेज एटॉमिक मास। अगर हमारे पास तीन आइसोटोप्स हैं तो तीनों आइसोटोप्स का जो हमारे पास मास है, उनका जो हम कलेक्टिवली उसे देखेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, जिसका एवरेज एटॉमिक मास। तो डेफिनेशन में वो कहता है कि इट इज़ द मास ऑफ एन एलिमेंट विच इज़ इक्वल टू द एवरेज मास। ठीक है जी। एवरेज मास के इक्वल है किसके, ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, ऑल द आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। ठीक है जी। तो अगर हम मैथमेटिकल इसकी बात करें तो मैथमेटिकल क्या होगा, कहते हैं जी एवरेज एटॉमिक मास जो है, एवरेज एटॉमिक मास ये इक्वल है किस चीज़ के, कहता है जी मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, mass of first isotope into percentage of that isotope। ठीक है जी। क्या करेंगे हम, मैस उस आइसोटोप का कितना मैस है वो लेंगे और उसकी कितनी परसेंटेज है उसके साथ हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम प्लस करेंगे मैस ऑफ सेकंड आइसोटोप और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसकी परसेंटेज के साथ। ठीक है। और फिर हम इसे ओवरऑल को जो है वो डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ। तो उसका जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट होगा उसका एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है। तो इसकी अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें, इसकी अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो वो कहता है जी हमारे पास लाइक अगर हम बात करें कि जो नियोन है हमारे पास, नियोन गैस जो है हमारे पास, कहते हैं जी नियोन गैस का जो सैंपल है हमारे पास वो क्या करता है जी, कहता है वो कंटेन है तीन आइसोटोप पे। हमारे पास जो नियोन गैस है जो कि एक नोबल गैस है, उसके तीन तरह के जो है वो आइसोटोप्स हैं मौजूद होते हैं। कंटेन थ्री आइसोटोप्स। ठीक है जी। कौन कौन से आइसोटोप्स हैं इसके, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है जी नियोन 20। वो नियोन जिसका एटॉमिक मास जो है वो 20 है और उसकी परसेंटेज हमारे पास कितनी है, 90.92%। ठीक है। दूसरा नियोन का जो हमारे पास आइसोटोप है उसकी एटॉमिक मास है जी हमारे पास 21 और उसकी परसेंटेज है हमारे पास 0.26%।
इसी तरह जो थर्ड आइसोटोप है नियोन का, हमारे पास एटॉमिक नंबर सबका सेम है, एटॉमिक मास जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। और इसकी परसेंटेज है हमारे पास 8.82%। ठीक है। तो अगर हमने नियोन का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं जी, हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास जो है वो इक्वल होगा किसके, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। पहले आइसोटोप का हम मास लेंगे, मास कितना है जी हमारे पास 20, उसे हमने मल्टीप्लाई करना था परसेंटेज के साथ, तो इसकी परसेंटेज कितनी है हमारे पास 90.92%। ठीक है। इसमें हम प्लस करेंगे मास ऑफ सेकंड आइसोटोप को। उसके बाद हम देखते हैं जी मास ऑफ सेकंड आइसोटोप। तो सेकंड आइसोटोप का मास कितना जी हमारे पास 21, तो उसको हमने मल्टीप्लाई करना था परसेंटेज ऑफ सेकंड आइसोटोप, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम उसकी परसेंटेज के साथ, प्लस मास ऑफ थर्ड आइसोटोप 22 इंटू परसेंटेज ऑफ थर्ड आइसोटोप 8.82%। ठीक है। और इस सब को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किसके साथ 100 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगी उसकी एवरेज एटॉमिक मास। तो इस सब को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 20.18 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है जी, 20.18 एटॉमिक मास यूनिट। अब वो ये कहता है कि हमारे पास ये जो 20.18 एटॉमिक मास यूनिट आया है ये किसी एक आइसोटोप का नहीं है, आइसोटोप 1020 का नहीं है, आइसोटोप 1021 का भी नहीं है, आइसोटोप 1022 का भी नहीं है। ये हमारे पास जो मास आया है वो इन तीनों के मिक्सचर का एवरेज या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है जी। तो इसी तरह वो नीचे कहता है कि अगर हम इसे यहाँ पे लिखते हैं, कहता है जी दिस इज़, तो यही चीज़ वो कहता है कि हमारे पास ये जो मास है 20.18 एटॉमिक मास यूनिट, ये मिक्सचर का मास है, ना कि किसी एक इंडिविजुअल नियॉन का ये मास है। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड, कि एक कंपाउंड का जब हम एनालिसिस करते हैं तो दो तरीक़ों से हम उसकी स्टडी करते हैं। एक हम बात करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की, जिसमें हम उसकी क्वालिटी को डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कि लाइक ग्लूकोज जो है वो उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी अगर हम क्वालिटी एनालिसिस करें तो हम बताएंगे जी ग्लूकोज जो है वो कौन कौन से एलिमेंट से मिल के बना हुआ है। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसमें वो बात करते कहते हैं जी इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो इसमें हम स्टडी करते हैं कि एक कंपाउंड के अंदर कौन कौन से जो हैं वो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल की बात करें तो इसकी एग्ज़ाम्पल में आ जाता है हमारे पास सॉल्ट एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस, और साथ हम इसकी बात कर लेते हैं फ्रैक्शनल ग्रुप एंड डिटेक्शन। ठीक है जी, सॉरी फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन की हम इसमें बात करते हैं। ठीक है जी। तो इसके साथ इसकी दूसरा है हमारे पास मेथड जिसकी हम बात कर लेते हैं जी। ये हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस था, तो दूसरा हमारे पास
क्वांटिटेटिव एनालिसिस है जी। तो इसमें बात करते हैं, कहते हैं जी क्वांटिटेटिव में हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं, हम क्वांटिटी को स्टडी करते हैं। तो इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ, ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी में वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो एग्जांपल में हम अगर देखें तो यहाँ पे आ जाता है जी हमारे पास कंबस्शन एनालिसिस, कंबस्शन एनालिसिस, और साथ ही साथ हमारे पास आ जाता है जी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है जी, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। तो इसके साथ अगर हम बात कर लें जी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड जी, तो अब हम बात कर लेते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ आ कंपाउंड की, ठीक है। तो इसमें वो बात करते कहते जी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कंपाउंड है 100 ग्राम, तो उसके अंदर हर एक एलिमेंट की कितनी परसेंटेज प्रेजेंट है, तो वो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम इसके फार्मूले से इसको समझने की कोशिश करें तो जी हमारे पास फार्मूला है इसका, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट ये किसके इक्वल है, मास ऑफ द एलिमेंट मास ऑफ द एलिमेंट, उसको हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, मास ऑफ द कंपाउंड के साथ, मास ऑफ द कंपाउंड, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास उसकी परसेंटेज जो है वो निकल आएगी, ठीक है। तो जी अब हम एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में वो क्या कहता है जी, कहते हैं जी हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका मास कितना है 8.675 ग्राम, ठीक है जी। ये हमारे पास एक कंपाउंड है जो कि डिकम्पोज होता है अपने एलिमेंट्स के अंदर, और हमें क्या देता है जी 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन, 0.962 ग्राम हाइड्रोजन एंड 2.478 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये तीन एलिमेंट्स जो है वो हमें देता है। तो हमने कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की जो है वो परसेंटेज हमने कैलकुलेट करनी है। तो डेटा उसने हमें यहाँ पे दिया हुआ है। डेटा क्या है जी हमारे पास, कहते हैं जी कार्बन जो है वो है हमारे पास 5.217 ग्राम, हाइड्रोजन जो है वो है हमारे पास 0.962 ग्राम, ठीक है, 962 ग्राम। और ऑक्सीजन जो है वो है हमारे पास 2.478 ग्राम, ठीक है। तो ये डेटा उसने हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था, तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इनकी परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ कार्बन की, तो कार्बन की परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मास ऑफ कार्बन, ठीक है, या मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट क्या है हमारे पास कार्बन, तो कार्बन का मास कितना है 5.217, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे कंपाउंड के मास के साथ। तो कंपाउंड का मास कितना है जी हमारे पास 8.675 ग्राम, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास कार्बन की जो है वो परसेंटेज निकल आएगी। तो इसे डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आएगा 60.26%, ठीक है। तो ये हमारे पास कार्बन की जो है वो परसेंटेज निकल आएगी इस तरीके से,
ठीक है जी। तो उसके बाद अगर हमने परसेंटेज निकालनी है हाइड्रोजन की, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना जी 0.926, 0.962, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल मास के साथ 8.675 और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे जी 100 के साथ, तो हमारे पास उसका परसेंटेज निकलेगी। तो वो कितनी परसेंटेज है जी हमारे पास 11.11% जो है वो इसकी परसेंटेज निकल आएगी। उसके बाद अगर हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है ऑक्सीजन की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि है जी हमारे पास 2.478 ग्राम और टोटल हमारे पास कंपाउंड का कितना मास है 8.675 ग्राम, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 28.62%। ठीक है जी। तो इस तरह हमने इस एग्ज़ाम्पल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है वो हमने कैलकुलेट की जी। तो सेकंड एग्ज़ाम्पल अगर हम इसकी देखें तो सेकंड एग्ज़ाम्पल में वो कहता है जी कैलकुलेट करें परसेंटेज कंपोजिशन को किस में, ग्लूकोज के अंदर। ठीक है जी। तो इसका मैथ इसने यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो मैथ हम किस तरह से निकालेंगे, तो कहते हैं मैथ ऑफ कार्बन, मैथ ऑफ कार्बन वो किसके इक्वल है, कितने कार्बन है ग्लूकोज के अंदर हमारे पास 6, तो हम क्या करेंगे 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो वो कितना होता है जी हमारे पास 12, 12 इंटू 6 हमारे पास कितना आ जाएगा 72 ग्राम्स या AMU। ठीक है जी। इसी तरह हम मास निकालेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मास हमारे पास कितना आएगा, कितने हाइड्रोजन है हमारे पास 12 इंटू मास कितना होता है उसका 1, तो हमारे पास आ जाएगा जी 12 ग्राम। इसी तरह अगर हम बात करें मास ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें ऑक्सीजन कितने हैं 6 और ऑक्सीजन का मास कितना होता है हमारे पास 16, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी 96 ग्राम। ठीक है। तो हमारे पास डेटा आ गया जी इसका ग्राम्स में, तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे और हम इनकी परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ कार्बन की, कार्बन की परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मास ऑफ कार्बन जो क्या जी हमारे पास 72 और उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल मास ऑफ ग्लूकोज यानी कि कंपाउंड का टोटल मास। तो टोटल मास किसके इक्वल होगा जी हमारे पास, टोटल मास इक्वल होगा 72 प्लस 12 प्लस 96। ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल आएगा 180 ग्राम्स। ठीक है। तो हम 72 को जो है वो डिवाइड कर देंगे 180 ग्राम्स के साथ, तो हमारे पास जो इसकी परसेंटेज निकल के आएगी वो होगी 40%। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात कर लें जी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का मास कितना है हमारे पास 12, तो उसे हम डिवाइड कर देंगे टोटल मास के साथ, तो टोटल मास ऑफ कंपाउंड कितना जी हमारे पास 180 ग्राम, उसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज निकल के आएगी 6.67%। ठीक है। उसके बाद हम परसेंटेज निकालते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मास ऑफ ऑक्सीजन वो कितना था जी हमारे पास 96, उसे डिवाइड कर देंगे 180 के साथ, तो हमारे पास उसकी परसेंटेज निकल आएगी जो कि है जी हमारे पास 53.33
%। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज कैलकुलेट की किसके अंदर, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है जी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जी हम किस तरह से जो है कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए हम कंबस्शन एनालिसिस करते हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं जी कंबस्शन हमारे पास क्या चीज़ होती है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी कंबस्शन। तो जी कंबस्शन थी हमारे पास, कहते हैं जी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम जलाते हैं इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन की हमारे पास लार्ज अमाउंट हो, ज़्यादा अमाउंट हो ऑक्सीजन की, उसमें अगर हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाएं तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, कंबस्शन का। तो इसकी अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो इसके एग्ज़ाम्पल में हमारे पास आ जाता है जी बर्निंग ऑफ वुड, कि जो हम लकड़ी को जलाते हैं बर्निंग ऑफ वुड, या हम बात कर लें जी बर्निंग ऑफ पेट्रोल, बर्निंग ऑफ पेट्रोल। इन दोनों को जब हम जलाते हैं कहाँ पे, इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, या यहाँ पे हम लिखते हैं इन ओपन एयर। जब हम ओपन एयर में लकड़ी को या पेट्रोल को जलाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, कंबस्शन का। ठीक है। तो इसके साथ अगर हम देखें जी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या चीज़ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम देखें वो कहता है जी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो जी ऑर्गेनिक कंपाउंड था हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। ठीक है। एंड देयर डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव्स में क्या होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह जो हैं वो उसके साथ कंबाइन हो तो वो उसके डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंबस्शन एनालिसिस की। कंबस्शन एनालिसिस, कंबस्शन एनालिसिस। ठीक है जी। कंबस्शन एनालिसिस हमारे पास एक प्रोसीजर है। ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम इसे स्टडी करते हैं। बेसिकली एनालिटिकल टेक्निक है हमारे पास जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है। किस लिए, टू डिटरमाइन द परसेंटेज, हम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं किसके, ईच एलिमेंट के, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर उसमें उन एलिमेंट्स की कितनी परसेंटेज है उसे हम कैलकुलेट करते हैं किसके थ्रू, कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू। ठीक है जी। जी तो इस तरह हमारे पास ऑपरेटर्स होता है इसका। सबसे पहले हमारे पास होता है जी कंबस्शन चैम्बर। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी कंबस्शन चैम्बर, कंबस्शन चैम्बर। ठीक है जी। इस कंबस्शन चैम्बर के अंदर होता कि हमारे पास वो सैंपल होता है। ठीक है। हम सैंपल को यहाँ से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और हमारा जो भी इसमें सैंपल होता है उसको हम जलाते हैं इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस चैम्बर को हमने फर्नेस के साथ जो है वो फिट किया हुआ होता है। ठीक है।
तो उसके बाद जो हमारा जो सैंपल है उसमें जो कार्बन होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, और जो वो वाटर होता है हमारे पास, हाइड्रोजन, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके बाद हम इस सैंपल को नेक्स्ट मूव करवाते हैं इस चैम्बर के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास मैग्नीशियम पर क्लोराइड जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है जी, मैग्नीशियम पर क्लोराइड इस चैम्बर के अंदर हमारे पास मौजूद होता है। उसका काम क्या होता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, H2O को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है जी, तो उसके बाद हम उस सैंपल को आगे फर्दर इंट्रोड्यूस करवाते हैं नेक्स्ट चैम्बर में, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है जी, 50% सोल्यूशन होता है किसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो जो कि कार्बन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ हुआ होता है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम यहाँ पे एब्जॉर्ब करवा लेते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा जो हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बगैर एब्जॉर्ब हुए ही वो नेक्स्ट चैम्बर में मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास आ जाएंगे अदर सब्सटेंसेस। ठीक है जी, तो ये तो थी हमारे पास फ्लो चार्ट डायग्राम थोड़ी सी समझने के लिए। तो अब हम इसका प्रोसीजर जो है उसे डिटेल में देख लेते हैं। जी, अब हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर में हमने क्या कहा था कि सबसे पहले जो है हम इसको कंबस्शन चैम्बर में इंट्रोड्यूस करवाएंगे हमारा जो भी सैंपल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी, सैंपल प्लेस इन द कंबस्शन चैम्बर। तो जी सैंपल को हम प्लेस करवाएंगे किसके अंदर, कंबस्शन ट्यूब के अंदर। देन हम क्या करेंगे, इस कंबस्शन ट्यूब जो है उसे अटैच कर देंगे फर्नेस के साथ। जी, तो उसके बाद हम देखते हैं, कहते हैं जी हमने जो कंबस्शन ट्यूब के अंदर सैंपल अपना इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था उसे हम क्या करेंगे, इसे हम फिट कर देंगे फर्नेस के साथ, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की एक्सेस सप्लाई हम प्रोवाइड करेंगे ताकि जो कंबस्शन है वो कम्प्लीटली हो सके। उसके बाद क्या होगा जी, हमारे पास उस सैंपल के अंदर जो कार्बन होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो हाइड्रोजन होगी वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है जी, जी कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, और हाइड्रोजन जो है वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद आता है जी हमारे पास वाटर एब्जॉर्बर चैम्बर। ठीक है, H2O एब्जॉर्बर चैम्बर। ठीक है जी, इस चैम्बर में क्या होगा, हमारे पास पोटेशियम परक्लोरेट जो है वो जो वाटर है सैंपल के अंदर, उस सारे के सारे वाटर को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो जी वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम परक्लोरेट। देन उसके बाद क्या होगा, हम अपने सैंपल को नेक्स्ट चैम्बर में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जिसके अंदर क्या होगा, 50% सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट चैम्बर है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर चैम्बर। ठीक है जी, तो इसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड को जो है विद द हेल्प ऑफ 50% सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम क्या कर लेंगे, इसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी कैलकुलेशंस की। ठीक है जी, तो कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं जी परसेंटेज ऑफ कार्बन की। परसेंटेज ऑफ कार्बन,
तो कार्बन की परसेंटेज को हमने अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जी परसेंटेज ऑफ कार्बन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को डिवाइड करेंगे टोटल मास ऑफ कंपाउंड के ऊपर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे पास मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे जी, हम कार्बन का जो मास है वो 12 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन की जो परसेंटेज है उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कार्बन के मास को कार्बन डाइऑक्साइड के मास के ऊपर डिवाइड करेंगे और फिर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो इस तरह से उस कंपाउंड से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, उस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट है उसकी जो परसेंटेज है वो हमारे पास निकल के आ जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की, तो उसमें भी क्या होगा, हम मास ऑफ वाटर उसको हम डिवाइड कर देंगे मास ऑफ कंपाउंड के ऊपर। ठीक है, फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का हमारे पास मास कितना होता है, 2.016, और उसे डिवाइड कर देंगे वाटर के मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास जी है हमारे पास 18, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जी 100 के साथ। तो इस तरह कार्बन और हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है वो हमारे पास निकल आएगी। ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो हम इस तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे जितनी परसेंटेज कार्बन ने यूज़ की, जितनी परसेंटेज हाइड्रोजन ने यूज़ की वाटर बनाने के लिए। ठीक है, माइनस करेंगे हम परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जितनी उन्होंने यूज़ की, उसमें से हम उसे माइनस करेंगे तो जितनी हमारे पास अमाउंट आएगी वो हमारे पास परसेंटेज हो जाएगी किसकी, ऑक्सीजन की। तो जी यहाँ तक था हमारा कंबस्शन एनालिसिस। तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।